बेटियों के साथ कब तक बलात्कार होता रहेगा? क्या इसका प्रतिकार करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी नहीं है? लोकतंत्र में देश किसी एक नेता की जागीर नहीं, किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं। लोकतंत्र में देश की असली मालिक है जनता, देश के मालिक हैं आप। अगर संभाल सकोगे देश को संभल जाएगा, और नहीं संभालोगे, इसी तरह से अत्याचार सहते रहोगे तो कोई आके संभाल नहीं सकता। इसलिए नंबर एक, मैं आपका आह्वान करता हूं, निराशा और हताशा को छोड़ो, एक संकल्प लो कि जो कुछ हो गया सो हो गया, अब आगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपना शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ होने वाले शोषण को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत आपका शोषण नहीं कर सकती। एक बात जाग तो जाओ। मुझे याद आ रही है, मैंने एक कविता लिखी थी, उसकी 4 पंक्तियां अचानक मुझे याद आ गई बैठे बैठे। सब्र और सहने की भी सीमा होती है, सब्र और सहने की भी सीमा होती है, बांध टूटता धीरज का जब अति होती है। अति होने पर प्रलय और परिवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। सहने की और सब्र करने की सीमाएं बंधुओं अब टूट चुकी हैं। काली रात जा रही है, नया सवेरा आ रहा है। आजादी की दूसरी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए, राजनीतिक सुरक्षिता के लिए। ये दूसरी लड़ाई देश के अंदर छिड़ी हुई है। मैं अपनी बात कहूं, मैं नमन करता हूं ऋषि महाराज जी के प्रति, मैं नमन करता हूं गौतम बुद्ध जी के प्रति, मैं नमन करता हूं महाराजा सुहेल देव जी के प्रति, मैं नमन करता हूं राजा वीरभद्र सिंह जी के प्रति। मुझे याद है, ये अवध का क्षेत्र वीरों का क्षेत्र रहा है, विचारधारा से राष्ट्रवादी विचारधारा का क्षेत्र रहा है। मुझे ये भी पता है कि जनसंघ के जमाने में और भारतीय जनता पार्टी के जमाने में भी इस क्षेत्र में झंडा हमारा आपका सबका ऊंचा रहा है। बीच का कुछ कालखंड ऐसा रहा कि स्थितियां बदली, परिणाम बदले। आज फिर से हमको इस अवध क्षेत्र का उसी गौरव लौटाने के लिए निश्चय करना पड़ेगा, दृढ़ता के साथ हमको आपको निश्चय करना पड़ेगा। ये राष्ट्रवादियों की भूमि है, और चूंकि ऐसी राष्ट्रवादी भूमि पर, ऐसे वीर पुरुषों की भूमि पर आपने जन्म लिया है, मैं तो आपके भी सब भाई और बहनों के चरणों में शीश झुका करके नमन करता हूं, क्योंकि आपने ऐसी पवित्र भूमि पर जन्म लिया है जो राष्ट्रवाद की विचारधारा से ओतप्रोत है। बंधुओं, वर्ष 2014 का लोकसभा का चुनाव ये मामूली चुनाव नहीं है। बहुत चुनाव आए हैं, गए। ये चुनाव एक नया संदेश लेकर के आया है। क्या देश को हम आजाद करना चाहते हैं कि नहीं? क्या किसान को बर्बादी से बचाना चाहते हैं कि नहीं? क्या नौजवान को बेरोजगारी से बचाना चाहते हैं कि नहीं? क्या माता बहनों की इज्जत आबरू में जो डाका पड़ रहा है उससे को बचाना चाहते हैं कि नहीं? इतना बड़ा संदेश लेकर के 2014 लोकसभा का चुनाव हमारे सामने आया है। सौभाग्य से हमारे पास इस समय एक ऐसा नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी के रूप में, जिनकी शानी का यह है कि भी नेता किसी भी पार्टी के पास आज नहीं है। उनके नेतृत्व में देश चमकेगा, समस्याएं दूर होंगी, विकास होगा, शांति होगी, चैन और अमन होगा। जाकर के 2014 के चुनाव में आप 2017 के विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। मुझे लगता है, कल पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में से क्या स्थिति बनने वाली है। मैंने कहा, भाई उत्तर प्रदेश में जो रैलीज हो रही हैं, उनमें जो खास तौर से नौजवान जिस बड़ी संख्या में भाग ले रहा है, किसान और नौजवान जिस प्रकार से उभर के चल रहा है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में नई क्रांति जन्म लेने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा चुनावों में से सपा कांग्रेस के केवल 6 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस को 6, बसपा को 8, कांग्रेस को 6, सपा को 8 और बसपा को 9। तो बोले बाकी क्या होगा? मेरे बाकी सीटें घटा दीजिए,
80 में से 23 सीटें घटा दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को 57 सीटें मिल जाएंगी। ये बात हर्षोत्तपूर्ण लगती होगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपकी शक्ति को याद दिलाना चाहता हूं, ये वही उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की वही मान जनता है जिसने 1998 के चुनाव में 85 में से 60 एमपी चुन करके भेजे गए थे। जब हम 60 चुन सकते हैं तो आज 57 क्यों नहीं चुने जा सकते? हाँ, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एमपी का बहुमत चाहिए। हमको एमपी अपने क्षेत्र जिताने होंगे। प्रत्याशी कौन होगा ये पार्टी तय करेगी। हम तो ये मानकर चले, हमारे प्रत्याशी का नाम है कमल का निशान। पार्टी विचार करके, मंथन करके जिस भी प्रत्याशी के हाथों में कमल का निशान थमा देगी, वही हमारा निशान हो जाएगा। एकजुटता के साथ हमको ये लड़ाई लड़नी है। और एक बार 2014 के चुनाव में अगर हमने ये सफलता प्राप्त कर ली तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2017 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर सरकार फिर से आपकी हमारी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। मोदी जी की आंधी चल रही है, ये तूफान बनने वाला है। और जो आंधी चल रही है तभी लोगों के पैर उखड़ रहे हैं। जब तूफान मोदी जी का पैदा होगा तो बाकी सब पार्टियों के डेरा तंबू उखड़ते नजर आएंगे, उड़ते नजर आएंगे। और इसलिए कांग्रेस इसलिए बौखला रही है, मुलायम सिंह बौखला रहे हैं, मायावती भी बौखला रही है, और कुछ पेश नहीं जा रही तो 17 दल इकट्ठे हो रहे हैं। भाजपा को हराओ, मोदी को हराओ, एक नहीं हटा सकता तो 2 हटाओ, 2 नहीं हटा सकते 3 हटाओ, 3 नहीं तो 4। अब 17 पार्टियों का जमा बड़ा इकट्ठा हो रहा है तीसरे मोर्चे के नाम से। ये तीसरा मोर्चा कुछ भी नहीं है सिवा जनता को धोखे की बात।
मैं जानता हूं, मैं मुलायम सिंह के रग रग को पहचानता हूं। कह सकता हूं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मुलायम सिंह ने ठगा नहीं। आज भी वो ठगने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब मैं देना चाहता हूं। मुलायम सिंह ने मैनपुरी की रैली में कल कहा है कि हम उत्तर प्रदेश को गुजरात नहीं बनने देंगे। मैंने सोचा क्या कहना चाहते हैं, बहुत सोचा, पर मेरी बाद में समझ आया कि मुलायम सिंह गलत कुछ नहीं कह रहे, बहुत सही बात कह रहे हैं। मुलायम सिंह ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश को गुजरात नहीं बनने देंगे। गुजरात में विकास हो रहा है। मुलायम सिंह कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में विकास नहीं होने देंगे। मुलायम सिंह ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश को गुजरात नहीं बनने देंगे। गुजरात में पिछले 10 साल से एक भी दंगा नहीं हुआ है। मुलायम सिंह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को गुजरात नहीं बनने देंगे, अर्थात यहां रोज दंगे कराएंगे। अभी तक 1.5 साल के कार्यकाल में सांप्रदायिक दंगा है। ये सरकार की, मुलायम सिंह की, उनकी सरकार की तुलसीगढ़ की नीति का फल है कि आज हमारा मुजफ्फरनगर आज भी धू धू करके चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक तरफ कार्यकर्ताओं को जेल खाने में ठूसा जा रहा है। मुझे खुशी है कि जो
जो सरकारें वर्तमान में कार्य कर रही हैं, वे सरकारें स्वयं आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करके राजनीति का आतंकवादीकरण कर रही हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ कर रही हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि 2014 का जो राजनीतिक अभियान है, परिवर्तन का अभियान है, यह अभियान राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद का अभियान होगा, विकास बनाम विनाश का अभियान होगा। और इस अभियान में सबको अपनी भूमिका तय करनी है। हम सबको तय करना है कि हम किसके साथ में हैं, राष्ट्रवाद के साथ में हैं, विकास के साथ में हैं, समृद्धि के साथ में हैं, या फिर आप आतंकवाद, विनाश और उस विकृति के साथ में जिसने देश को खंडित किया था। यह भूमिका तय करने का समय आ चुका है। और हमें विश्वास है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश के अंदर, देश के अंदर वर्तमान में परिवर्तन की एक सैलाब उमड़ पड़ा है। यह परिवर्तन का सैलाब पूरे देश के अंदर राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूती प्रदान करके प्रदेश और देश को समृद्धि की ओर, विकास की ओर अग्रसर करेगा। इस संबंध में किसी प्रकार का कोई शक अब होना ही नहीं चाहिए। आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर जब हम सब यहां पर हैं, मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि आप सब बड़े दूर दराज से यहां पर उपस्थित हुए हैं, मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बाद यहां पर एकत्र हुए हैं। उन सब विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए स्वतःस्फूर्त भाव के साथ प्रदेश और देश के अंदर राजनीतिक परिवर्तन के इस अभियान के साक्षी बन रहे हैं। हम सब आपसे यही अनुरोध करेंगे कि जिन लोगों ने आतंकवाद का राजनीतिकरण किया है, जो लोग राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और खासतौर से आप सब इसलिए भी क्योंकि आप लोग भारत और नेपाल के इन सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। नेपाल आज अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का एक केंद्र बन चुका है। लगातार हो रही घुसपैठ, लगातार नेपाल के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को दी जा रही खतरे की दस्तक हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और दुर्भाग्य से उन सब खतरों को प्रश्रय राज्य और केंद्र की वर्तमान सरकारों के द्वारा दिया जा रहा है। हम आतंकवाद के खिलाफ, विकास के लिए, राष्ट्रवाद के लिए इस अभियान के साक्षी बन सकें, इस विश्वास के साथ आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः राष्ट्र 2014 के इस राष्ट्रवादी अभियान में आप सब श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देश की सत्ता सौंपने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति हमारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। भारत मां का वीर सपूत, 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 भारत मां का वीर सपूत। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारत मां के वीर सपूत। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत मां का वीर सपूत, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहराइच नगर में दे दीजिए बस। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी, देश के गौरव, विश्व के शान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इस क्षेत्र में हृदय से अभिनंदन, वंदन करता हूं और सभी मित्रों से आग्रह करता हूं एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से आप सब स्वागत करें। इस रैली के प्रभारी आदरणीय शिव प्रताप शुक्ल जी, इस क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय मुकुट बिहारी जी और इस क्षेत्र के पालक, पूर्व मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी, आदरणीय राम नारायण साहू जी से आग्रह करेंगे
कि माननीय राजनाथ सिंह जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय मुकुट बिहारी जी, आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष साथ में माल्यार्पण करने का कष्ट करें। बहराइच की इस यशस्वी भूमि आज अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रही है। बालार्क ऋषि की यज्ञस्थली, गौतम बुद्ध की तपोस्थली, राजा सुहेल देव की कर्मस्थली, चहला नरेश बलभद्र की शौर्य स्थली पर पधारे हुए लोगों का स्वागत और अभिनंदन और आवाहन करने के लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से प्रार्थना करूंगा कि वो मार्ग प्रशस्त करें। आज बहराइच की इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए पधारे हैं। मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि एक बार करतल ध्वनि से अपने दोनों नेताओं का आप स्वागत करें। आज की ये रैली से ऐसे अच्छे मौके पर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का दमन करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुजफ्फरनगर के दंगों का बहाना बनाकर भारतीय जनता पार्टी के दो माननीय विधायक श्री सुरेश राणा और संगीत सोम को रासुका में बंद किया था। हम सब के लिए ये हर्ष की बात है कि रासुका के बोर्ड ने उन दोनों की रासुका के आधार गलत मानकर समाजवादी पार्टी की सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है और दोनों माननीय विधायक मुक्त हो गए हैं और बहुसंख्यक वर्ग की जीत हुई है। मुस्लिम तुष्टीकरण की पराजय हुई है समाजवादी पार्टी की। इस बात के साथ मैं आग्रह करूंगा, इसी उत्तर प्रदेश की धरती के जन्मे उत्तर प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में पार्टी के अभियान के माध्यम से आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, मैं माननीय राजनाथ सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आकर हम सबका मार्गदर्शन करें। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने, इनकी सरकारों ने जो पूरे हिंदुस्तान में जो एक निराशा का माहौल पैदा किया है, उस निराशा के माहौल में हिंदुस्तान की जनता के विश्वास और भरोसा हमारे हिंदुस्तान के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के, जिन्हें मैं बराबर अभूतपूर्व मुख्यमंत्री कहता हूं, ऐसे आदरणीय कल्याण सिंह जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय कलराज जी मिश्र, आदरणीय टंडन जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी और साथ ही गोरक्ष पीठाधीश्वर, जिनका भाषण आप अभी सुन रहे थे आप, और मैं जानता हूं कि जब वह बोलते हैं तो उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति उन्हें बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनता है। ऐसे हमारे सांसद गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी महंत योगी आदित्यनाथ जी, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों,
मैं जानता हूं कि लंबे अरसे के बाद इस बहराइच में किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं, और साथ ही इस सच्चाई को भी मैं जानता हूं कि बहराइच में शायद बहुत लंबे अरसे के बाद या पहली बार जो इस समय हिंदुस्तान की जनता के चहेते हैं, हिंदुस्तान की जनता के आशा व भरोसा के केंद्र हैं, ऐसे नरेंद्र भाई का भी यहां पर आना हो रहा है। और आप सब लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से हम लोगों का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है कि स्वागत, अभिनंदन अथवा सलाम दुआ का कार्यक्रम कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, प्राचीन काल से ही इस बहराइच की महत्ता को इतिहासकारों ने पहचाना है और हम सभी जानते हैं कि इस बहराइच का सांस्कृतिक दृष्टि से भी क्या महत्व है। मैं कह सकता हूं कि प्राचीन काल से ही यह बहराइच एक सांस्कृतिक धरोहर को सजोए हुए है। कहा जाता है कि इस बहराइच में जहां पर ब्रह्मा जी भी आए थे और ऋषियों की तपस्या के लिए जो वन, यहां पर जंगल जो दिखाई देते हैं, उसकी स्थापना यदि किसी ने की है तो ब्रह्मा जी ने की है। इस बहराइच के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहां पर महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने की रामायण की रचना की, उन्होंने भी भ्रमण किया है। इतना ही नहीं, 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध हुआ था, तो इसी बहराइच की धरती से ही कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने, कई राजा महाराजाओं ने इकट्ठे होकर जंग किया था अंग्रेजों के साथ। और एक राजा वीरभद्र सिंह हुआ करते थे जिन्होंने कि अंतिम श्वास तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। एक ऐसा गौरवशाली इतिहास इस बहराइच का है। ऐसे स्थान पर आज यहां पर एक यह रैली हो रही है। लेकिन नरेंद्र भाई, चूंकि मैं यहां का मुख्यमंत्री भी रह चुका हूं और मैं जानता हूं इस सच्चाई को कि यह बहराइच का इतना सांस्कृतिक दृष्टि से महत्व होने के बावजूद यहां पर इसके विकास के लिए अथवा इसके आसपास के जो भी हमारे जनपद हैं, उन जनपदों के विकास के लिए जो होना चाहिए था वह आज तक नहीं हो पाया। यदि हम बहराइच से गोरखपुर तक चले जाएं तो शायद एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं मिलेगा कि बहराइच से चलकर यदि कोई गोरखपुर जा रहा हो, आकस्मिक रूप से उसकी तबीयत खराब हो जाए, कोई एक्सीडेंट यदि उसका हो जाए, तो कोई एक अच्छा हॉस्पिटल मिल जाए जहां ले जाकर उसे भर्ती कराया जा सके। ऐसा कोई भी ट्रॉमा सेंटर भी नहीं मिलेगा। मैंने तो ट्रॉमा सेंटर का केवल एक उदाहरण यहां पर रखा है। वैसे यहां पर प्राकृतिक संपदा की कमी नहीं है, यहां पर जल संपदा की कमी नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए यहां की प्राकृतिक संपदा और जल संपदा का सही तरीके से दोहन किया गया होता तो मैं कह सकता हूं कि यह बहराइच का क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के एक सर्वाधिक विकसित क्षेत्र के रूप में उभर कर आ सकता था। लेकिन जो ध्यान दिया जाना चाहिए सरकारों के द्वारा, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। मैं सरकारों की क्या चर्चा करूं? केंद्र में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र की सरकार केवल कांग्रेस की नहीं है। केंद्र की कांग्रेस की सरकार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार है, क्योंकि बिना शर्त सपा और बसपा दोनों ने इन्हें समर्थन दे रखा है। 11 राजनीतिक पार्टियों ने कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार को अंदर से समर्थन दिया है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और आरजेडी ने बाहर से समर्थन दिया है, और एक तीसरी ताकत है जो ऊपर से समर्थन कांग्रेस की सरकार को दे रही है, वह सीबीआई है जो कि कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार को ऊपर से समर्थन देने का काम कर रही है। मैं पहले चर्चा करना चाहूंगा सपा बसपा समर्थित दिल्ली की कांग्रेस की सरकार को। जब से यह कांग्रेस की सरकार आई है तब से महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है। वैसे इसे हिंदुस्तान की जनता ने
6 वर्षों तक इस आजाद भारत में एक ऐसी भी सरकार देखी है जिस सरकार के रहते हुए एक दिन भी महंगाई नहीं बढ़ पाई। कौन नहीं जानता उस भारत माता के सपूत अटल बिहारी वाजपेयी को कि 1998 से लेकर 2004 तक भारत का प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने आजाद भारत के इतिहास में पहली बार 6 वर्षों तक एक दिन के लिए भी महंगाई को बढ़ने नहीं दिया। उस समय अकाल भी सारे हिंदुस्तान में पड़ा था। इतना ही नहीं, जो पोखरण का परमाणु बमों का धमाका हुआ था, जो परीक्षण हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किया था, तो दुनिया के सारे धनवान और विकसित देशों ने सारी आर्थिक मदद देनी बंद कर दी थी। फिर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनकी परवाह नहीं की और हिंदुस्तान के विकास का चक्का लगातार तेजी के साथ चलता रहा और इन सब सारी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद एक दिन के लिए भी महंगाई को बढ़ने नहीं दिया था। ऐसी हुकूमत इस हिंदुस्तान में इस देश की जनता ने भी देखा है। लेकिन जब से यह कांग्रेस की सरकार आई है, तब से लगातार यह महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है। पहले कहते हैं 100 दिन में रुकेगा, फिर कहते हैं 3 महीने में रुकेगा। बहनों भाइयों, दिनों की बात तो छोड़ दीजिए, कई महीने, कई हजार दिन गुजर गए, लेकिन महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। यह सरकार तो ऐसी हो गई है, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हो गए हैं कि जिस चीज पर हाथ रख देते हैं वह गायब हो जाता है। आलू पर हाथ रख दिया, आलू गायब हो गई, टमाटर पर हाथ रख दिया, टमाटर गायब हो गई, प्याज पर हाथ रख दिया, प्याज गायब हो गई, हर चीज गायब होती जा रही। भ्रष्टाचार का आलम है। महंगाई जो बढ़ रही है, इस देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष जो एक गंभीर संकट पैदा हुआ है, मैं यह मानता हूं कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण पैदा हुआ है, सरकार के गलत आर्थिक नियोजन के कारण पैदा हुआ है और सरकार में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के कारण यह सब सारा संकट पैदा हुआ है। और बहनों भाइयों, मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं और मैं कह सकता हूं, मैंने भी यहां की सरकार चलाई है और नरेंद्र भाई को भी गुजरात में सरकार चलाते हुए केवल मैंने नहीं देखा है, केवल हिंदुस्तान ने नहीं देखा है, बल्कि सारी दुनिया उन्हें यह देख रही है कि सरकार कैसे चलाई जाती है। और इतना ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का वह राज्य जहां की भाजपा की सरकारें हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो, चाहे वह गोवा हो, अरे कोई जाकर देखे तो वहां कि हमारी सरकारों ने क्या किया है। क्यों आज नरेंद्र भाई को केवल भारत के लोग ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग कहते हैं कैसी है वह शख्सियत जिसने कि हिंदुस्तान में गुजरात को विकास के संदर्भों में एक नए मॉडल स्टेट के रूप में खड़ा कर दिया है। सरकार चलाने का एक तरीका होता है, सरकार चलाने वाले की नीयत साफ चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति का मुख्यमंत्री चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए और ऐसा नेता चाहिए जिसके पास दूरदृष्टि हो। ऐसी ही शख्सियत किसी राज्य का विकास कर सकती है और हिंदुस्तान का विकास कर सकती है। हमसे पूछे, गांव के रहने वाले साधारण व्यक्ति से यह पूछे कि आप गांव की गरीबी कैसे दूर करेंगे, गांव के बेरोजगार नौजवानों की और साथ ही साथ शहर और बाजार के बेरोजगार नौजवानों की गरीबी आप कैसे दूर करेंगे, तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं, क्या किया है हम लोगों ने। मैं केवल उन्हीं चीजों की मैं यहां पर चर्चा करना चाहता हूं। बहनों भाइयों, जिस दिन हम लोगों की सरकार आएगी, और यह प्रयोग मैंने अपने कृषि मंत्री रहते हुए किया है, जिस दिन सरकार आएगी कुछ ही वर्षों के अंदर हम वह फार्मूला लागू करेंगे जिस फार्मूले को कृषि मंत्री रहते हुए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से मैंने लागू किया था कि हम खेतों की बुआई के पहले हमारी सरकार आपके खेत की आमदनी तय कर देगी और खेत की बुआई के बाद उसमें पानी डालने के बाद यदि उतनी फसल नहीं होती है तो उसके लिए हमारा किसान जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि उसकी भरपाई बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी या सरकार के द्वारा की जाएगी। दूसरी बात, हम इस सच्चाई को भी जानते हैं, किसान केवल खेती के आमदनी के जरिए
अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, उसकी गरीबी दूर नहीं की जा सकती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि बनेगी तो हम साल 2 साल के अंदर, नरेंद्र भाई कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर देंगे, वह साल 2 साल के अंदर नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं 10 से लेकर 12 वर्ष 14 वर्ष तक यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई को यदि केंद्र में चलाने का अवसर मिल गया तो शायद हिंदुस्तान का मां की कोख से पैदा हुआ एक भी जवान शेष नहीं बचेगा जो काम करने की योग्यता रखता है, क्षमता रखता है, प्रतिभा रखता है, उसके हाथों को रोजगार करने का अवसर न मिल जाए, ऐसा एक भी नौजवान शेष नहीं बचेगा। यह बातें मैं जानबूझकर आप लोगों के सामने यह रख रहा हूं। मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान की प्रमुख रूप से 2 बड़ी समस्याएं हैं, एक समस्या गरीबी और दूसरी समस्या बेरोजगारी। आज हमारे प्रधानमंत्री की हालत क्या हो गई है? हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं भाई हमारे पास पैसा नहीं है, विदेशों के सामने हाथ फैलाते हैं। बहनों भाइयों, क्या हम विदेशों, फिर से भारत को यह सरकार विदेशियों का गुलाम बनाना चाहती है? भारत में जनशक्ति की कमी नहीं है, श्रम शक्ति की कमी नहीं है। आवश्यकता है कि इसका ठीक तरीके से नियोजन होना चाहिए। इस देश का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, उस देश का ऐसा विकास किया जा सकता है कि 10 वर्षों के अंदर हमारा भारत यह दुनिया का सबसे धनवान देश बन सकता है। यह हैसियत, यह कुवत, यह ताकत यह भारत के अंदर है। लेकिन दिनों दिन स्थिति नाजुक होती जा रही है। कांग्रेस के लोग, क्षमा कीजिएगा यदि हमारे कांग्रेस के मित्र कहीं बात सुन रहे हो, आपके लिए भी यह चुनौती है। या कांग्रेस में यदि देश के इतिहास की चर्चा होती है तो केवल एक परिवार के इतिहास को ही वह भारत का इतिहास मानते हैं। वहां पर दूसरे परिवार के किसी नेता का कोई नाम लेना यह किसी को मंजूर नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिया जाता है तब भी कांग्रेस के उन नेताओं की त्योरी चढ़ जाती है। अब मौलाना आजाद की 125वीं जयंती 11 नवंबर को आने वाली है। वह जयंती कैसे मनाई जाएगी इसकी लोगों को चिंता नहीं है। जयंती यदि मनाई जाएगी कांग्रेस के लोगों के द्वारा तो एक ही परिवार के जो लोग हैं केवल उन्हीं की जयंती मनाई जाएगी। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, भारत का इतिहास केवल एक परिवार का इतिहास नहीं है, बल्कि लंबे अरसे तक भारत के निर्माण में जिन लोगों ने भी योगदान दिया है, संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि और साथ ही लाखों करोड़ों की संख्या में जो लोग शहीद हुए हैं, इन सबके इतिहास से ही यह भारत का इतिहास बनता है। केवल एक परिवार के इतिहास से यह भारत का इतिहास नहीं बनता। बर्बाद कर दिया, देश को बांट दिया। जैसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाकर बांटो और राज करो, इस देश में हुकूमत की। अंग्रेजों के चले जाने के बाद उन्हें बांटो और राज करो की नीति को यदि अपनाया है तो इन कांग्रेस के लोगों ने अपनाया है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी मानती है भारत माता की कोख से जो भी पैदा हुआ है, चाहे वह किसी भी जाति, पंथ, मजहब का मानने वाला क्यों न हो, जो इस भारत की मिट्टी में खेल कूद कर बड़ा हुआ है और जो भारत की संस्कृति के प्रति आस्था रखता है, वह सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है और इसी आधार पर हम भारत को एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, स्वाभिमानी भारत बनाना चाहते हैं, स्वावलंबी भारत बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार है, मुजफ्फरनगर में इतने दिनों से दंगा चल रहा है और नरेंद्र भाई 1.5 वर्षों के अंदर 100 से अधिक सांप्रदायिक तनाव अथवा सांप्रदायिक दंगे की घटनाएं केवल समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हो रही हैं। तमाशा बना दिया है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का यह सबसे बड़ा राज्य है। ठीक तरीके से यदि दिशा प्राप्त हो जाए तो उत्तर प्रदेश, मैं कह सकता हूं, जो विश्व का 6वां देश है, वो इतना खाद्यान्न पैदा कर सकता है, इतना सब कुछ पैदा कर सकता है, केवल भारतवासियों को नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी खिलाने की कुवत इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में है। लेकिन जो इसके साथ इंसाफ होना चाहिए नहीं हो रहा है। हमारे गन्ना के व्यवसायी हैं,
आज भी सैकड़ों करोड़ रुपया हमारे गन्ना के किसानों का बकाया है। यह सरकार नहीं दे पा रही है। यह किसानों की हितैषी सरकार बनती है। कहां ले जाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को? बराबर डर के मारे सपा बसपा दोनों दिल्ली की कांग्रेस की सरकार को यह समर्थन दे रहे हैं, डर के। अरे मैं तो कहता हूं कि अब आप लोगों के ऊपर जो सीबीआई के केस थे अब समाप्त हो गए, अब तो भय मुक्त हो जाइए और भय मुक्त होकर अब इस कांग्रेस की सरकार जिसने देश को तबाह किया है अब तो समर्थन वापस ले ली। लेकिन फिर भी यह समर्थन लेने को वापस लेने को तैयार नहीं। बहनों भाइयों, आज के दिन ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सबसे यही अपील करने आया हूं। देश का भविष्य यदि कोई बना सकता है तो हिंदुस्तान की जनता बना सकती है। और हिंदुस्तान की जनता नेतृत्व करने के लिए यदि किसी की ओर बहुत ही विश्वास और भरोसे के साथ देख रही है तो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही विश्वास और भरोसे के साथ इसे हिंदुस्तान की जनता देख रही है। आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए। लेकिन मैं आप सबसे यही अपील करना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, जाना एक बार अपने दमखम के आधार पर नरेंद्र भाई इस हिंदुस्तान में अपनी सरकार बना सकें, ऐसा बहुमत देना जैसे 1977 में 80 में 80 माने 77 में 85 सीटें थी, 5 सीटें उत्तराखंड में चली गई। 85 में 85 सीटों पर जिस प्रकार से जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई थी, बहनों भाइयों, आज मैं झोली फैलाकर आपसे यह मांगने के लिए आया हूं, इस बार यदि नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो तो 80 की 80 लोकसभा सीटों से ये हमारी झोली भर देना, यही निवेदन करते हुए और आप सबके सामने एक बार शीश झुकाकर पुनः आप सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। और उत्तर प्रदेश वासियों को यह भी संदेश दे देना चाहता हूं, मैं आ पाता हूं बहुत ही कम, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हमारे अमित भाई श्री अमित शाह जो हमारे महामंत्री हैं, यहां के प्रभारी हैं, कहते हैं कि आपको जाना चाहिए। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जी, सारे लोग कहते हैं, लेकिन मैं आ नहीं पाता हूं। लेकिन इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहनों भाइयों, जहां रहूंगा, जिस रूप में रहूंगा, आपका ही रहूंगा, आपसे कभी अलग नहीं हो सकता। यह भरोसा और विश्वास आप सबको दिलाते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको जिनका इंतजार था, महात्मा गांधी और सरदार पटेल की धरती से चलकर उत्तर प्रदेश के माध्यम से दिल्ली में सरकार बनाने का संकल्प लेकर आप जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी आपके बीच में हैं। मैं उनसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। भारत माता की। नेपाल के भी उस पार आपकी आवाज जानी चाहिए। भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नींव के पत्थर, गांव गरीब किसान के लिए जीवन खपाने वाले आदरणीय कल्याण सिंह जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मी नारायण वाजपेयी जी, बाबा योगी आदित्यनाथ जी,
राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान अमित भाई शाह, श्रीमान लालजी टंडन जी, श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी, भाई विनय कटियार जी, डॉक्टर रमापति जी, श्रीमान सूर्य प्रताप जी, मंच पर विराजमान भाजपा के सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये ब्रह्मा की तपोभूमि है। इस तपोभूमि को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे जीवन में ब्रह्मा जी की इस तपोभूमि का विशेष स्थान रहा है। यहां बहुत कम लोगों को शायद पता होगा, जब मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव के रूप में कार्य कर रहा था, उस समय 2001 में यहां की चुनावी तैयारियों को लेकर के हर विधानसभा क्षेत्र का रिव्यू करने के लिए मेरा दौरा चल रहा था। हर जिले में मैं जा रहा था और संगठन महासचिव के नाते मेरा आखिरी कार्यक्रम बहराइच में हुआ था और यहां पर मुझे सूचना आई कि मैं अपना कार्यक्रम स्थगित करके दिल्ली जाऊं। मुझे पता नहीं था मेरा दौरा क्यों स्थगित किया गया। मैं दिल्ली गया, वहां और कामों में व्यस्त रहा, लेकिन अचानक बाद में मुझे सूचना मिली कि मुझे अब संगठन महासचिव का काम नहीं करना है। बहराइच संगठन महासचिव के नाते मेरा आखिरी कार्यक्रम हुआ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया। मुझे गुजरात जाना पड़ा और एक नई जिम्मेवारी को मैंने प्रारंभ किया और एक प्रकार से संगठन महासचिव का आखिरी कार्यक्रम मेरा ब्रह्मा जी की इस तपोभूमि में हुआ था और इसलिए भी मेरे लिए इस स्थान का अत्यंत महत्व है और इसलिए भी मैं फिर एक बार इस तपोभूमि को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मौसम बदल रहा है। बहुत तेजी से बदल रहा है। सिर्फ बहराइच में नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी पूरे हिंदुस्तान का मौसम बदल रहा है। और जो लोग सत्ता के नशे में डूबे हुए हैं, जिनके लिए सत्ता एक मौज का साधन बन गया है,
जिन्होंने सत्ता का उपयोग अपने सुख और ऐशाराम के लिए किया है, ऐसे सब लोगों को एक भारी संकट का एहसास हो गया है। मित्रों, इतना विरोध हमारा क्यों हो रहा है? इसलिए कि उनकी सत्ता जाने वाली है, इसलिए कि आने वाले चुनाव में उनके लिए पराजय निश्चित लिखा है। मित्रों, यही कारण नहीं है, लेकिन उनको पता है अगर अब की बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई तो इस देश को तबाह करने वाले, बर्बाद करने वाले हर किसी का ठिकाना कहां होगा, इसका उनको पता है। और मैं देशवासियों को विश्वास देता हूं, इस देश को तबाह करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। और जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, वोट बैंक की राजनीति के लिए जिस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है, मैं उत्तर प्रदेश के सत्ता में बैठे हुए शहंशाहों को पूछना चाहता हूं, क्या कारण था आपने भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए हमारे 2 विधायकों को जेल में बंद कर दिया और आप कानून के सामने टिक नहीं पाए? और जब न्यायपालिका ने उनको छोड़ दिया तो दूसरे कानून लगा करके दोबारा अंदर कर दिया, उनको भी मुक्त कर दिया। मैं उत्तर प्रदेश के नागरिक भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, ये वोट बैंक की राजनीति के खातिर गुनहगारों को जेल में बंद करने की ताकत नहीं रखते, निर्दोष लोगों को जेल में बंद करने के हथकंडे कर रहे हैं। भाइयों बहनों, एक के बाद एक जिस प्रकार से घटनाएं घट रही हैं, ऐसा लगता है जो लोग मोदी को गुजरात में परास्त नहीं कर पाए, 3 चुनावों में जिन्हें मुंह की खानी पड़ी, जो अपनी इज्जत बचा नहीं पाए, जिन्हें लगता है कि लोकतांत्रिक तरीके से तो भाजपा को अब रोका नहीं जा सकता, मोदी को रोका नहीं जा सकता, इन्होंने दूसरे तौर तरीके अपनाए हैं। कभी सीबीआई को पीछे लगा दो, कभी इंडियन मुजाहिदीन को खुली छूट दे दो, ये बम, बंदूक और पिस्तौल के सहारे राजनीति करने वाले कान खोल करके सुन ले, हम दूसरी मिट्टी की पैदावार है। न हम आतंकवादियों से झुके हैं, न आतंकवादियों से झुकने वाले हैं। हम आतंकवादियों को झुका कर रहेंगे, जड़ मूल से साफ करके रहेंगे। निर्दोष नागरिकों पर जुल्म नहीं होना चाहिए।
अगर हिम्मत है, लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला करो, जाओ जनता के बीच में जाओ। ये बुज़दिल की तरह पीठ पर वार कर रहे हो। और यह देश कभी भी आतताइयों के सामने झुका नहीं है। अरे ब्रिटिश सल्तनत ने कितने जुल्म किए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यह देश सच्चाई के लिए लड़ता रहा है। आतंकवादियों की गोलियां हिंदुस्तान को उसकी यात्रा से रोक नहीं सकती है। यह देश आगे बढ़ने वाला है। यह देश विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने वाला है। और भाइयों बहनों, मुझे तो लगता है अगले चुनाव में ये सपा, ये बसपा, ये कांग्रेस, इनकी तिकड़ी चुनाव के मैदान में नहीं आएगी। ये इनकी तिकड़ी चुनाव के मैदान में नहीं आएगी। अगले चुनाव में तो मुझे लगता है सीबीआई, इंडियन मुजाहिदीन, यही लोग चुनाव का मोर्चा संभालेंगे ताकि कांग्रेस को बचा सकें। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे बिहार के भाई बहन छठ पूजा का उत्सव मनाते हैं। दिवाली से भी ज्यादा छठ पूजा का महात्म्य होता है। लेकिन उसी छठ पूजा के पहले आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। किसी ने अपना पति खोया, बच्चों ने अपना बाप खोया, मां ने अपना लाडला खोया। वो छठ पूजा कैसे मनाएगी? और उनका गुनाह क्या? उनका यही गुनाह, वो भारत मां की जय बोलते थे और इसलिए उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। क्या लोकतंत्र में हिंसा को जगह होती है? आतंकवाद को जगह होती है? बम बंदूक की राजनीति को जगह होती है? भाइयों बहनों, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। लोकतंत्र में हरेक को अपनी आवाज उठाने का अधिकार होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस देश में लोकतंत्र पे हमले हो रहे हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी, अभी भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने हिंदुस्तान के टीवी मीडिया वालों को एक एडवाइजरी जाहिर दी है, एक आदेश जारी किया है। क्या आदेश दिया है? आदेश इस बात का दिया है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण कर रहे थे। ये मीडिया वालों की क्या औकात कि उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को भी टीवी पर लाइव दिखा दिया और प्रधानमंत्री के बराबर क्यों दिखा दिया? उस पर रोक लगनी चाहिए, ये हुक्म किया है मित्रों। लेकिन हुक्म कब किया? अभी एक हफ्ते पहले किया। 15 अगस्त की घटना और आदेश कर रहे हैं अभी हफ्ते पहले। हफ्ते पहले क्यों करना पड़ा? उनको चिंता प्रधानमंत्री की गरिमा की नहीं है। उनको चिंता
प्रधानमंत्री का भाषण लाइव टेलीकास्ट होता है, सामने मोदी का क्यों होता है उसकी चिंता नहीं है। उनको परेशानी इस बात की हुई कि 27 अक्टूबर को पटना में राजनाथ सिंह और मोदी भाषण दे रहे थे और दिल्ली में उनके शहजादे दे रहे थे, और मीडिया वालों ने गलती ये की कि शहजादे को दिखा तो रहे थे लेकिन सुनाने नहीं देते थे। वहां दिखते थे भी मोदी, सुनाई भी देते थे मोदी। पूरी कांग्रेस पार्टी बौखला गई, बेचैन हो गई। उन्होंने आदेश जारी कर दिया, खबरदार मोदी को लाइव टेलीकास्ट किया तो। भाइयों बहनों, सवाल मोदी का नहीं है, सवाल भाजपा की रैली का नहीं है, सवाल लोकतंत्र की रक्षा का है। लोकतंत्र में विरोधी दल को भी अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। यह हमारा गला घोंटने का प्रयास है, लेकिन दिल्ली के शहंशाह कान खुन के सोल रहो। हम टीवी के स्क्रीन पर दिखाई दे या न दिखाई दे, हम हिंदुस्तान के अवाम के दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी ने और उसके चेले चपाटों ने 60 साल तक इस देश में राज किया है। क्या मिला आपको? भाइयों बहनों, बताइए मुझे, आपके गांव में जो गरीब है उसकी गरीबी में कोई फर्क पड़ा है? 60 साल में उसके जीवन में कोई बदलाव आया है? जो नौजवान बेरोजगार है उसको रोजी रोटी का प्रबंध हुआ है? जिस खेत को पानी चाहिए उसे पानी मिला है? जिस बीमार को दवाई चाहिए दवाई मिली है? भाइयों बहनों, क्या इस देश पे राज करने वाले लोगों को इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इन्होंने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये जवाब देते हैं, ऊपर से हम पर गाली गलौज कर रहे हैं, हम पर आरोप लगा रहे हैं। अरे राज आप कर रहे हो, सरकार आप चला रहे हो, शासन की बागडोर आपके हाथ में है, देश बर्बाद हो रहा है और जिम्मेवारी हम पे डाल रहे हो। ये कौन सा तरीका है? अरे जवाब दीजिए, आपने देश को जो वादे किए थे वो वादे पूरे क्यों नहीं किए? मैं तो हैरान हूं भाइयों, जिस राज्य ने 8 प्रधानमंत्री दिए और ये लखनऊ के 100 किलोमीटर रेडियस में कितने बड़े बड़े दिग्गज नेता है, कितने बड़े बड़े दिग्गज लोगों को चुन करके भेजा है, पूरे देश की बागडोर लेके बैठे हैं। यहां की जनता के सुख के लिए वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं मित्रों। मैं तो एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन अगर मन में ठान ली तो जनता की भलाई के 50 काम कर सकते हैं, वो क्यों नहीं करते? आपने उनको चुन करके बार बार भेजा है, हिंदुस्तान के तख्त नसीन पे बिठाया है। उनकी इच्छा के बिना सरकारें चलती नहीं है। आपकी भलाई के लिए कुछ किया इन लोगों ने? कुछ किया मित्रों? कब तक झेलोगे इन लोगों को? और इसलिए मैं कहने आया हूं भाइयों बहनों, बहुत हो चुका।
अब इनका जाने का वक्त आ चुका है। देश 21वीं सदी में इन लोगों को झेलने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, इन 60 साल में जिस उत्तर प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए, जिस इतने उत्तर प्रदेश ने 4-4 पीढ़ी के नेताओं को जन्म दिया, इन्होंने पूरे देश का कुछ न किया होता, अकेले उत्तर प्रदेश की भलाई का काम किया होता ना, अकेले उत्तर प्रदेश का। मित्रों, अकेले उत्तर प्रदेश को कठिनाइयों से मुक्त किया होता, यहां पर व्यवस्थाएं खड़ी की होती। मित्रों, मैं विश्वास से कहता हूं, अकेला उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा होता ना, तो भी पूरा हिंदुस्तान अपने आप आगे बढ़ जाता। यह देश गरीब देशों की श्रृंखला में नहीं होता, लेकिन उनको तो सिवाय वोट बैंक की राजनीति करना और किसी काम में रुचि नहीं है। और इसी का परिणाम है मित्रों, उनको किसी काम में रुचि नहीं है। अगर उनको करना है तो वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इंडियन मुजाहिदीन के अड्डे बनते चले जाएं, उनको उनका संरक्षण मिलता चला जाए, उनकी कुर्सी सलामत रहे, देश का नागरिक सलामत रहे या न रहे, इसकी उनको परवाह नहीं है। भाइयों बहनों, कभी कभी गुजरात की बात आती है तो ये सुनाते हैं, अरे भाई गुजरात तो पहले से ही डेवलप है, गुजरात की बात छोड़, ऐसा कहते हैं। मैं आपको बताता हूं, जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री बना तो शुरू में लोग मेरे पास क्या बात करके आते थे, जो भी मिलने आता था वो कहता था, मोदी जी कुछ तो करो, कम से कम शाम को खाना खाता समय तो बिजली दो, रात को भोजन करने समय तो बिजली दो। भाइयों बहनों, गुजरात में गांव में शाम को बिजली नहीं मिलती थी, मां बीमार हो पंखा नहीं चलता था, बच्चे की एग्जाम हो पढ़ना चाहता था, बिजली नहीं आती थी। हमने निर्णय किया, हमने कहा भाई, मैंने सरकारी हमारे अधिकारियों को बुलाया, हमने कहा भाई गांधीनगर में 24 घंटे बिजली मिलती है तो पूरे गुजरात के गांवों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। हमारे अफसर ने कहा साहब संभव नहीं है, क्योंकि 2000 मेगावाट बिजली की कमी थी। मैंने फाइल पे लिख दिया, मैंने कहा हमें रास्ता खोजना है और गांव में भी 24 घंटे बिजली हर घर को मिलनी चाहिए, इसकी व्यवस्था करनी है। जब विधानसभा में हमने इसका बयान दिया तो उस समय कांग्रेस के नेता, हमारे गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अमर सिंह चौधरी, जो विपक्ष के नेता थे, वो बाद में मुझे मिलने आए। उन्होंने कहा, मोदी जी आप नए हो, आपको शासन का अनुभव नहीं है, ये 24 घंटे बिजली का जो वादा किया है किसी ने आपको भ्रमित कर दिया है, आप फंस जाओगे, संभव नहीं है। मैंने उनसे कहा, मेरे कांग्रेस के विपक्ष के नेता से मैंने कहा कि साहब कठिन है ये तो मैं जानता हूं, लेकिन कठिन है इसीलिए तो लोगों ने मुझे बिठाया है। सरल होता तो मेरी क्या जरूरत थी। और भाइयों बहनों, आज मैं गर्व से कहता हूं कि गुजरात के गांव में भी घरों में 24 घंटा बिजली उपलब्ध है। मित्रों, ये काम किया जा सकता है। भाइयों, उत्तर प्रदेश में बिजली आती है, आती है बिजली। मित्रों, मैं जब यहां संगठन के लिए उत्तर प्रदेश में दौरा करता था तो यहां लोग बातें जो करते थे मैं सुन के हैरान था। लोग कहते थे
अंदर अंदर बात करते हैं ना, बोलते थे यार मेरे यहां पिछले मंगल को आई थी, वो कहता है यार तेरे यहां आई थी, यार हमारे यहां तो 1 हफ्ते से आई नहीं है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में बिजली का जाना ये खबर नहीं है, बिजली का आना ये खबर बन जाती है। लोग चर्चा करते हैं यार पिछले मंगल को आई थी, कोई कहता है बुधवार को आई थी। इंसान इंतजार कर रहा है बिजली कब आएगी। भाइयों बहनों, क्या बिजली, अभी हमारे आपके नौजवान मुख्यमंत्री, मैंने सुना है कि उनके क्षेत्र में तो बिजली मिलती है, बाकी बिहार उत्तर प्रदेश को बिजली देने की उनको चिंता नहीं है। दूसरे खां साहब हैं, उन खां साहब के इलाके में भी बिजली जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश को बिजली नहीं दी जाती है। मित्रों, शासक वो होता है पहले जनता को पहुंचाए और बाद में बचे तो खुद के लिए उपयोग करे, वो शासक होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नौजवान है, उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि मोदी जी हमें लायन चाहिए, शेर चाहिए, शेर। उनको लगा होगा कि मोदी जी शेर की तरह दहाड़ते हैं, तो हम भी यहां लायन ले आएंगे तो हम भी दहाड़ेंगे। यहां पहले मुख्यमंत्री थे, उनको हाथी का प्रेम था, अभी के मुख्यमंत्री को लायन का प्रेम है, वो लायन सफारी बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजी रोटी मिले या न मिले, वो लायन सफारी बना रहे हैं। मेरे मन में विचार आया, काश अच्छा होता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गुजरात से सिर्फ लायन नहीं, लायन उन्होंने मांगे हैं, हमने दिए भी है, सिर्फ लायन नहीं, वो गिर की गाय मांगते, यहां के किसानों को गिर की गाय देते, वे हमसे बिजली मांगते, उत्तर प्रदेश के गांवों को, गरीब के घर तक बिजली देते, वे हमसे अमूल जैसा डेयरी का पूरा नेटवर्क की समझ मांगते, यहां के गरीब किसान जो पशुपालन करता है उनको जीवन में कभी कठिनाई ना आती, ऐसी कुछ बात मांगते, नहीं मांगा। इसके लिए भी समझ चाहिए ना, इसके लिए भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई जनता के हितों के लिए क्या है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के अंदर मैं देख रहा हूं यहां 2 दल ऐसे हैं, सपा और बसपा, इन दोनों के बराबर की स्पर्धा चलती है। और स्पर्धा किस बात की चलती है? उनके बीच में स्पर्धा इस बात की चलती है कि सबसे ज्यादा क्रिमिनल किसके खेमे में है। क्रिमिनलों को जमा करने की स्पर्धा चल रही है। इनके बीच में स्पर्धा चलती है कि तुमने 2000 करोड़ बनाए, हम 2500 करोड़ बनाएंगे, तूने 5000 करोड़ बनाए, हम 7,000 करोड़ बनाएंगे। करप्शन की स्पर्धा चल रही है। मित्रों, ये ऐसे दल हैं जिनको आपका भला कैसे हो, आपकी समस्याओं का समाधान कैसे हो, इसकी स्पर्धा करने की रुचि नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप देखिए, सपा बसपा दोनों दिल्ली की सरकार को बचा रहे हैं, टिकाए रखे हैं। उनको पता है कि उनके समर्थन के बिना दिल्ली की सरकार नहीं चल सकती है। अगर इनकी इतनी ताकत है तो वो चाहें तो दिल्ली सरकार को झुका सकते हैं कि नहीं झुका सकते? भैया, झुका सकते हैं कि नहीं झुका सकते हैं?
वे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए रेल मांगे तो रेल मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है? वे बहराइच के लिए एयरपोर्ट मांगे तो एयरपोर्ट चालू हो सकता है कि नहीं हो सकता है? वे बहराइच के लिए रेल मांगे, मिल सकती है नहीं मिल सकती? वो यहां गन्ने के किसानों के लिए दाम मांगे, मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? वो यहां के नौजवानों के लिए रोजगार मांगे, मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? लेकिन ये नहीं मांग रहे हैं। आपने देखा होगा सपा और बसपा इतना समर्थन करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं? आपने देखा होगा बंगाल से ममता दीदी बंगाल के लिए मांगती है, लड़ती है, दिल्ली से लड़ती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सपा बसपा के नेता दिल्ली की सरकार को बचा के रखते हैं, लेकिन ये चीजें नहीं मांगते हैं। मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? सीबीआई में मदद मांगते हैं, सीबीआई से छुटकारा मांगते हैं। सीबीआई से बचने के सिवाय वो अपने बचाव के लिए मांग रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए नहीं मांग रहे हैं। भाइयों बहनों, ये कितने स्वार्थी हैं, मैं नमूना दिखाता हूं। आपने देखा होगा हिंदुस्तान के एक महान कलाकार, मैं जिनका बहुत आदर करता हूं, उनका उन्होंने क्या उपयोग किया? अपनी पार्टी की भलाई के लिए उत्तर प्रदेश में है दम, ये गीत गाते रहे। क्यों? क्योंकि चुनाव जीत जाए, हर चीज खुद के लिए। उसी महान कलाकार का हमने क्या उपयोग किया? हमने कहा कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में। वो आज हमारे टूरिज्म का काम कर रहे हैं और उनकी बदौलत आज मेरे गुजरात का टूरिज्म तेज गति से बढ़ रहा है। हमें किसका क्या उपयोग करना चाहिए, देश की भलाई के लिए कैसे करना चाहिए, राजनीति के लिए नहीं करना चाहिए, ये हमने करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश को नहीं आया। क्या उत्तर प्रदेश के पास ऐसी शख्सियत नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार इन महान कलाकार के पास जाकर के उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए मांगती तो वो समय नहीं देते? देते, लेकिन इनको उत्तर प्रदेश की चिंता नहीं है। इन्हें तो अपने परिवार की चिंता, अपनी कुर्सी की चिंता, अपनी राजगद्दी सलामत रहे, इसके सिवाय उनका कोई एजेंडा नहीं है। भाइयों बहनों, और इसलिए मैं कहता हूं, चाहे नाम कांग्रेस हो, चाहे नाम एसपी सपा हो, चाहे नाम बसपा हो, लेकिन इन तीनों का गोत्र एक है, चरित्र एक है, डीएनए एक है, मकसद एक है। इनको कभी अलग मत सोचना, इनको कभी अलग मत सोचना। भाइयों बहनों, ये कहते हैं गुजरात तो बहुत आगे है, वे आगे है। चलो गुजरात की छोड़ो, मध्य प्रदेश ये तो बीमारू राज्य माना जाता था ना। जैसा उत्तर प्रदेश का बीमारू राज्य में गिनती होती है, वैसी ही मध्य प्रदेश की बीमारू राज्य में गिनती होती है ना। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की जनता ने 10 साल से भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की सेवा करने का अवसर दिया। और आज मैं सीना तान करके कहता हूं कि मध्य प्रदेश का किसान, जिसको पहले सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता था, ये हमारे शिवराज सिंह की कमाल है कि मध्य प्रदेश के किसानों को खेतों तक पानी पहुंचाने में सफलता पाई। भाइयों बहनों, जिस मध्य प्रदेश का विकास दर शिवराज सिंह के आने से पहले -4 था, उन्होंने आज हिंदुस्तान में सर्वाधिक 11% विकास दर करके एक नया इतिहास कायम कर दिया। कृषि क्षेत्र में क्रांति करके दिखाई, वहां के किसानों का भला किया। बिजली
मध्य प्रदेश में बिजली नहीं थी, अंधेरा था। 50 साल में कांग्रेस ने जितनी बिजली पैदा की, उससे ज्यादा बिजली 10 साल में शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार ने पैदा की। इतना ही नहीं, रास्ते, भाइयों बहनों, 50 साल में मध्य प्रदेश में जितने रास्ते बने थे, उससे ज्यादा रास्ते 10 साल में भाजपा के शिवराज जी ने बना दिए। बीमारू राज्य बीमारू से बाहर निकाल दिया। क्या उत्तर प्रदेश नहीं निकल सकता भाइयों? उत्तर प्रदेश निकल सकता है। उत्तर प्रदेश कठिनाइयों से बाहर निकल सकता है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में भी बहुत ताकत है। यहां के नौजवानों में सामर्थ्य है, और मैं तो उत्तर प्रदेश की ताकत को भली भांति पहचानता हूं। उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं होगा, कोई तहसील ऐसा नहीं होगा जिसके नौजवान मेरे गुजरात में न रहते हो। इतनी मेहनत करने वाले लोग हैं, इतनी ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। ये जहां भी काम करते हैं, मिट्टी का सोना बना देते हैं। ये ताकत उत्तर प्रदेश के नौजवानों में है। अगर उत्तर प्रदेश से गुजरात आकर के गुजरात का भला कर सकते हैं, अगर उनको अवसर मिले नौजवानों को, तो उत्तर प्रदेश का भला हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसलिए भाइयों बहनों, हमारा मकसद है हमारे देश के नौजवानों को अवसर देना, हमारे देश के नौजवानों को ताकत देना। ईश्वर ने उसको 2 हाथ दिए हैं, उसको कौशल्य देना, हुनर देना, स्किल डेवलपमेंट करना। मेरे देश के नौजवान को रोजी रोटी के लिए भटकना न पड़े, ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। भाइयों बहनों, आज मैं हैरान हूं, ये इंटरव्यू क्यों होते हैं भाई? गरीब बेटे को रोजगार मिलता है क्या? जब इंटरव्यू का कॉल आता है तो वो बेचारा खोजता है किसकी सिफारिश करे, किसी की पहचान ढूंढे, किसी नेताजी का कुर्ता पकड़े, किसी बाबू के घर जाके कोई मदद ले ले, तब जाकर के नौकरी का नंबर लगेगा। ऐसा होता कि नहीं होता है? भाइयों बहनों, मैंने एक छोटा प्रयोग किया गुजरात में। अभी तो मैंने छोटा प्रयोग किया। मेरे यहां टीचर की भर्ती करनी थी। हमने कहा नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई भाई भतीजावाद नहीं। उसके जो एग्जाम के मार्क आए हैं कंप्यूटर में डालो, और जिसका नंबर पहले 100 में है उसको ऑर्डर दे दो, और नौकरी पर लग गया। कोई सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी। मित्रों, भाइयों बहनों, हमारे यहां गोंडा है, बलरामपुर है, इस इलाके में गन्ने की खेती करता है हमारा किसान। अब जमीन तो बढ़ने वाली नहीं है, उतनी ही जमीन में गुजारा कर रहा है। उपाय क्या? जमीन के टुकड़े होते जा रहे हैं, परिवार बढ़ता जा रहा है, भाइयों के बीच जमीन बांटी जा रही है। उपाय क्या? भाइयों बहनों, हमें अगर किसान को बचाना है तो हमें उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। मित्रों, गुजरात में भी कुछ इलाके हैं जहां गन्ने की खेती होती है। आपके यहां तो 100 से ज्यादा शुगर मिल है, मेरे यहां 15 से करीब करीब शुगर मिल है। लेकिन हमारे यहां जितनी शुगर मिल है वो कोऑपरेटिव है। आपके यहां मालिक बैठे हैं, और गन्ने के किसान को दाम नहीं मिल रहा है। मुझे अभी बताया गया 6,000 करोड़ रुपया, 6,000 करोड़ रुपया किसानों के दमा करके रखे। मित्रों, हमारे यहां विजयादशमी के दूसरे दिन शुगर मिल अपना काम चालू कर देती हैं। मुझे यहां बताया गया दिवाली चली गई, अभी तक शुगर मिलें शुरू नहीं हुई है। मित्रों, ये हमारे किसानों के साथ जुल्म है कि नहीं है? क्या नियम नहीं बन सकते? इतना ही नहीं, उत्पादकता भी बढ़ सकती है। मित्रों, हमारे यहां पहले प्रति हेक्टर गन्ने की पैदावार कम थी। हमने विज्ञान का उपयोग किया, टेक्नोलॉजी लाए, खाद को देखा,
बीज को देखा और आज पर परिस्थिति आई है कि हमारे यहां किसान पहले जो फसल पैदा करता था गन्ने की, आज उतनी ही जमीन में वो ज्यादा पैदा करने लग गया। इतना ही नहीं, पहले उसके शुगर केन में से, उसके गन्ने में से शुगर कम निकलती थी, परसेंटेज कम निकलता था, उसके कारण उसको पूरे पैसे नहीं मिलते थे। मित्रों, हमें विज्ञान का उपयोग किया, गुजरात में जेनेटिक साइंस का उपयोग किया और उसका परिणाम यह आया कि पहले हमारे यहां गन्ने में से जितना शुगर कंटेंट निकलता था उससे ज्यादा शुगर कंटेंट निकलने लगा और उसके कारण किसान को ज्यादा पैसा मिलने लगा और उसके कारण आज मेरे यहां किसान सुख चैन की जिंदगी जीने लगा है। भाइयों बहनों, ये स्थिति उत्तर प्रदेश का भी गन्ना पैदा करने वाले किसान के लिए हो सकती है, लेकिन इसके लिए इरादा चाहिए। नौजवान को रोजगार मिल सकता है, किसान को दाम मिल सकता है, मां बहनों को सम्मान और सुरक्षा मिल सकती है, भारत के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकता है। भाइयों बहनों, आजकल पॉलिटिकल पंडित ये डिबेट कर रहे हैं, आजकल पॉलिटिकल पंडित ये डिबेट कर रहे हैं, भाई भाजपा का घोड़ा तो विनिमय है, लेकिन यहां तक पहुंचेगा, कोई कहता है वहां तक पहुंचेगा, कोई कहता है वहां तक पहुंचेगा। ये गिनती चल रही है ना, कोई 180 बोलता है, कोई 200 बोलता है, कोई 220 बोलता है, ऐसा सुना है ना आपने? सुना है ना? जो लोग राजनीतिक अस्थिरता के सवालिया निशान खड़े करते हैं, मेरे उत्तर प्रदेश के भाई, अगर उत्तर प्रदेश अकेला प्रगति करे तो पूरे हिंदुस्तान की गरीबी मिट सकती है। उसी प्रकार से अकेला उत्तर प्रदेश तय करे तो हिंदुस्तान में राजनीतिक स्थिर और मजबूत सरकार भी दे सकता है। और इसलिए हिंदुस्तान का भाग्य विजेता उत्तर प्रदेश है, हिंदुस्तान का भाग्य नियंता उत्तर प्रदेश है, राजनीतिक स्थिरता की ताकत भी उत्तर प्रदेश के पास है। मैं आज अनुरोध करने आया हूं, मैं प्रार्थना करने आया हूं मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, यही भूमि है जिसने हिंदुस्तान को हजारों साल से गौरव दिया है। आज फिर से एक बार गंगा यमुना की इस पवित्र भूमि, राम और कृष्ण की पवित्र भूमि हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए आगे आए, हिंदुस्तान का भाग्य बदलने के लिए आगे आए, हिंदुस्तान को स्थिर शासन देने के लिए आगे आए, हिंदुस्तान के अंदर प्रगतिशील सरकार देने के लिए आगे आए और फैसला करें कि हम उत्तर प्रदेश के लोग हिंदुस्तान का भाग्य बदल लेंगे और आने वाले लोकसभा के चुनाव में एक नई ताकत के रूप में उभरेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दो मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलो दोस्तों। इंडियन मुजाहिदीन के लोग यहीं पर कांप जाए। भारत माता की, 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 भारत माता की। भाजपा के जिला अध्यक्ष गुलाब चंद शुक्ला जी से आग्रह करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें।